अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है फ़माइन। फ़माइन का मतलब है कहत, यानी कि एक एरिया जिसमें जितने लोग हैं उनको काफ़ी खुराक ना मिले। तो एरिया जैसे फ़लस्तीन में कहत था, तो वो जितना भी जितना एरिया था वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको काफ़ी खुराक का ना मिलना, तो इट मीन्स उस एरिया में क्या है, फ़माइन आ गया, कहत है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्टारवेशन। स्टारवेशन कहते हैं भूखा रहना, फाका कशी, खाने को कुछ ना मिलना, यानी कि फ़माइन की वजह से स्टारवेशन होती है। तो कहत तो होगा तो उसकी वजह से स्टारवेशन और फ़माइन में यही फ़र्क है। फ़माइन जब हम बात करते हैं हम एरिया देखेंगे कि एरिया में जो लोग हैं तमाम लोगों को खाने को ना मिले, तो वो फ़माइन है। लेकिन उस फ़माइन की वजह से जो पर्सन्स हैं वो भूखे रह रहे हैं, फाकों पे आ गए हैं, उनको वो भूखे हैं, तो इट मीन्स वो स्टार्व्ड हैं, ठीक है? वो पर्सन्स जो हैं वो स्टारवेशन जो है उस प्रोसेस को हम स्टारवेशन कहेंगे, बट वो पर्सन्स क्या हो चुके हैं, वो स्टार्व्ड हो चुके हैं। तो फ़माइन की डेफिनिशन देखें। फ़माइन मीन द लैक ऑफ एनफ काफ़ी फूड टू फीड, खा सके तमाम लोग लिविंग इन एन एरिया। अब यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो, जो सबसे ख़तरनाक फ़माइन था 20वीं सदी का, वो था इथोपियन फ़माइन 1983 से 85 तक रहा, जो कि नॉर्थ कोरिया फ़माइन जो कि कोरिया जो कि शुमाली जानब है 1990s में। अब एस है ना, एस से मुराद है जमा, यानी कि 1990 से अबव 91, 92, तो ऊपर वाले साल जो है। तो मेजर काज़ेज़ जो हैं, अब इसके काज़ेज़ क्या हैं, फ़माइन की क्या-क्या रीज़न्स हो सकती हैं? तो सबसे पहली जो रीज़न है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। खुराक की गैर मसावी तक़सीम। तो जो अचीवमेंट्स हासिल कर चुकी है साइंस, जो कुछ उसके उसने इंसान को इस काबिल बना दिया है कि वो बहुत अच्छी खुराक प्रोड्यूस कर सकता है। जितनी जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, तो खुराक जो है ना सिर्फ़ उसकी पैदावार बढ़ी है, क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है, बल्कि उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ हुई है। यानी कि जो फूड है वो क्वालिटी के लिहाज़ से, ख़ासियत के लिहाज़ से भी बहुत अच्छी प्रोड्यूस हो चुकी हैं। और आजकल जो जदीद ज़राअत के प्रैक्टिसेज़ हैं, यानी कि जितनी जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं, सच एज़ अब तो जैसे फर्टिलाइज़र्स का यूज़, या इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के भी और बहुत से तरीके हैं, जैसे सिंगल सेल प्रोटीन वगैरह, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हम प्रोटीन हासिल करते हैं। तो इतनी जो जदीद प्रैक्टिसेज़ हैं, उसके बावजूद भी जो है ना, ज़मीन पे अगर खुराक की कमी है, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि खुराक की जो तक़सीम है वो अनइक्वल है, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला ने ज़मीन पे खुराक की कमी नहीं रखी, खुराक बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज़ और जो पॉलिटिक्स वगैरह हैं, ये इन प्रॉब्लम्स की वजह से खुराक जो कुछ कंट्रीज़ को बहुत वाफ़र मिक़दार में अवेलेबल है, इतनी एक्स्ट्रा है, और कुछ कंट्रीज़ को जैसे कि अब जिनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अवेलेबल है, सच एज़ अमेरिका वगैरह, और जो जिनको बिल्कुल ही भी अवेलेबल नहीं है, बहुत कम अवेलेबल है, उसमें इथियोपिया आ गया, सोमालिया आ गया। तो जिन कंट्रीज़ को खाने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो वहाँ पे फ़माइन आ सकता है, ठीक है? तो एक रीज़न तो ये है कि खुराक की गैर मसावी तक़सीम। रीडिंग कर लेते हैं इसकी। द अचीवमेंट्स हसूल साइंस में हैव इनेबल्ड काबिल बना दिया इंसानों को कि वह प्रोड्यूस कर सके अच्छी खुराक, किस लिहाज से, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिहाज से। आज जो एग्रीकल्चर ज़राअत की प्रैक्टिसेस मशक़ें हैं, प्रोड्यूस पैदा की है मोर देन एनफ फूड, काफ़ी खुराक जो कि सप्लाई की पहुँचाई जा सकती है ज़मीन के हर हिस्से में। लेकिन ड्यू टू पॉलिटिकल, सियासी और तंज़ीमी मसाइल की वजह से फूड जो है वो इक्वली तक़सीम नहीं होती दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। तो जिसके रिज़ल्ट में हमेशा सरप्लस ज़्यादा खुराक होगी कंट्रीज़ जैसे अमेरिका, यूके, कनाडा वगैरह, और उसी वक़्त में पीपल हैव नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं होगा उन कंट्री जैसे कि इथियोपिया, सोमालिया वगैरह। अच्छा, ड्रॉट का मतलब होता है खुश्क-साली। ड्रॉट हम उस पीरियड को कहते हैं, उस वक़्त को कहते हैं जब जितनी बारिशें एक साल में होनी चाहिए, जब बारिशें काफ़ी लंबे अरसे तक ना हों, नॉर्मल रेनफॉल जितनी होनी चाहिए एक साल में उससे कम बारिशें होंगी, तो उसे हम ड्रॉट कहेंगे। तो जो बारिशें हैं वो ज़राअत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपने सुना भी होगा, जब एक होती है ना बेमौसम बारिशें, जब ज़रूरी नहीं होती कि बाज़ औक़ात बारिशें जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हों, तो वो भी फसलों को ख़राब करती हैं। लेकिन अगर ज़रूरत से कम हो, तो वो जितना पानी उन ज़राअत को चाहिए उतना पानी जब अवेलेबल नहीं होता, तो जो हमारी एग्रीकल्चर है, या जो फसलें हैं, या जो खुराक है, जो पैदावार है, वो सही से नहीं बनती, जिसकी वज़ह से खुराक जो है उसकी कमी हो जाती है।
तो अब जिस खुराक फसलें वगैरह जब पैदावार जो अच्छी नहीं आएगी तो डेफ़िनेटली खुराक की कमी होगी और खुराक की कमी की वजह से फ़माइन होगा। तो डेफ़िनेशन देखें इसकी, ड्रॉट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ऐसा वक़्त जब नॉट एनफ वाटर टू सपोर्ट, इतना पानी ना हो कि सपोर्ट कर सके एग्रीकल्चर ज़राअत और इंसानी ज़रूरियात को। अब इसकी यहाँ पे हेडिंग दोगे काज़ ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट जो है वो यूजुअली कब होती है? लंबे अरसे तक और बिलो नॉर्मल रेनफॉल, जब नॉर्मल बारिशों उससे कम बारिशें होंगी तब। इसका नुकसान क्या है? ड्रॉट से डिक्रीज़ कर देगा, स्टॉप कर देगा क्रॉप यील्ड्स, फसलों की पैदावार, जिसकी रिज़ल्ट में क्या होगा? फ़माइन होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि हाउ फ़माइन रिज़ल्ट्स हाउ ड्रॉट रिजल्ट्स फॉर, ठीक है, तब आप जो है ये आंसर सारा लिख दोगे। नेक्स्ट है फ्लडिंग। फ्लडिंग इसका उलट है, यानी ड्रॉट होता है कि एक साल में जितनी बारिशें होनी चाहिए उससे कम, और एक साल में जितनी बारिशें होनी चाहिए उससे ज़्यादा अगर बारिशें होंगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? फ्लड्स होंगे। अच्छा, फ्लड्स जो सैलाब है उसकी रीज़न ना सिर्फ बारिशों का नॉर्मल से ज़्यादा होना, बल्कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पानी का उसका वीक होना है। जैसे कि डैम वगैरह होते हैं, जैसे कहते हैं ना इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, तो वो जो डैम होता है वो पानी को रोक के रखता है। लेकिन जब डैम्स जो है प्रॉपर नहीं बने होंगे तो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तकसीम जो है वो इक्वल नहीं होगी कंट्रीज़ के दरमियान में, तो वो जो एक्स्ट्रा पानी हमारी तरफ आ जाएगा तो वो जो दरिया है उनके किनारों से जब बाहर आएगा तो डेफ़िनेटली जो करीबी ज़राअत है, मिट्टी है, उसमें वो पानी जाएगा और वो जो भी फसलें वगैरह होंगी वो पानी के प्रेशर को बियर नहीं करेंगी और वो सारी मिट्टी से उखड़ के बाहर आ जाएँगी, और वो पानी इतना ज़्यादा होगा कि जैसे सैलाब का पानी तो खुश्क होने में काफ़ी मंथ्स लग जाते हैं, तो वो पानी लंबे अरसे तक फिर वहाँ पे जो है ना दोबारा से ज़राअत या दोबारा से फसलें ग्रो कर जाएँ, ये पॉसिबल नहीं होता। तो डेफ़िनेटली फिर खुराक की शॉर्टेज होगी, और खुराक की शॉर्टेज होगी तो कम्बाइंड रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट में आएगा। फ्लडिंग इट अकर्स, डेफिनेशन देखिए, ड्यू टू मोर देन नॉर्मल नॉर्मल रेनफॉल या फिर वीक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पानी की तकसीम का जो सिस्टम है वो वीक हो। तो रिवर्स, दरिया और जो कैनाल्स हैं यानी कि नहरें हैं वो ओवरफ्लो, उनके किनारे जो हैं वो फ्लो जो है उनका वो ओवर हो जाएगा, उनके किनारों से पानी बाहर निकल आएगा। तो जो भी एग्रीकल्चर लैंड होगी पास, उसकी सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। डेफ़िनेटली इतना ज़्यादा जब पानी उसमें आ जाएगा तो सॉइल की क्वालिटी वैसी नहीं रहेगी, तो वहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाएगा कि क्रॉप्स को वहाँ पे फौरी ग्रो किया जा सके। इस तरह से फ्लडिंग की वजह से जो फ़माइन होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए आ सकता है, यानी कि कुछ मंथ तक, यानी 4 माह तक, 5 माह तक, तो इतने माह तक जो है ना फ्लड जो है को हम फ़माइन को हम कहेंगे शॉर्ट टर्म फ़माइन। इंक्रीज़िंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बढ़ना, आबादी का बढ़ना। तो आबादी अगर बढ़ेगी, वसाइल कम होंगे, कुदरती वसाइल कम होंगे, तो डेफ़िनेटली अगर जितने वसाइल हैं उस लिहाज से आबादी अगर ज़्यादा है, तो अच्छा, आबादी अगर ज़्यादा, वही बात है कि अगर अगर हम इसको रिलेट करें ना ऊपर वाले पॉइंट से, कि अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो वसाइल को अगर हम मुनसिफ़ाना और उसको इक्वली अगर यूज़ करें ना तो वो कम नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा ये किस तरह हो सकता है कि अगर हम एक ज़मीन है उस पे बार-बार उस पे काश्त करें फसल, यानी उसको रिपेयर और रिस्टोर होने को टाइम ना मिले। जैसे एक मिट्टी, उसमें आपको पता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिट्टी में एलिमेंट्स होते हैं, ग़िज़ा होती है जो कि पौधों को मिलनी होती है, और डेफ़िनेटली फिर वो पौधे जो सब्ज़ियाँ वग़ैरह हमें मिलती हैं। लेकिन अगर एक ज़मीन है उस पे फ़ौरन से हमने वो जो पैदावार है वो उसमें से काश्त कर ली, काट ली और दोबारा फिर फ़ौरन लगा दी, यानी उस चलिए ठीक है, हम कहें कि हम उसको खाद डाल देंगे, लेकिन वो खाद डालने से वो मिट्टी सही इतनी ज़रख़ेज़ नहीं होगी जितना वो नेचुरली अपने आप को रिपेयर। देखिए नेचुरली जो है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं मिट्टी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो वहाँ रहते होते हैं, तो वो जब मरते हैं तो उनकी बॉडी जब डिकम्पोज़ होती है, टूटती-फूटती है, तो उनकी बॉडी से जो मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं या ग़िज़ा है वो दोबारा मिट्टी में शामिल होती है, और इस तरह मिट्टी दोबारा से ज़रख़ेज़ हो जाती है, फर्टाइल होती है, जिसे हम कहते हैं फर्टाइल होना। लेकिन अगर हम उस मिट्टी को रीस्टोर होने को, दोबारा से इस काबिल होने में अभी वक़्त नहीं लग, मतलब अभी वो रीस्टोर नहीं हो रही, हम फ़ौरन से जल्दी-जल्दी, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, खुराक की डिमांड बढ़ गई है, तो हम जल्दी-जल्दी उस पे ना ऐसे फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें जल्दी-जल्दी हमें फसल मिल जाए, एंड देन हम दोबारा फिर एक नई जो है फसल उस पे लगा लें। तो वो मिट्टी की वो एबिलिटी नहीं रहती, मिट्टी ड्राई हो जाती है, वो फर्टाइल नहीं रहती, वो इस काबिल नहीं रहती, एक टाइम पे वो बंजर हो जाती है। तो फिर वो जब बंजर ज़मीन पे दोबारा से
मसल जो है वो ग्रो नहीं कर सकते, तो डेफ़िनेटली फिर फूड की कमी होगी और जिसकी वजह से फ़माइन रिज़ल्ट में आएगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आपके दिमाग में शायद आ जाए कि अब हम अगर मिट्टी बंजर है, उसमें अगर हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, तो खाद वगैरह से तो वो कमी पूरी हो सकती है। तो इससे देखिए वही बात कि वो उसको फ़ौरी तौर पर थोड़ा परमानेंट, यानी बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं, वक़्ती तौर पर उस मिट्टी को थोड़ा बहुत अच्छा कर देगा, लेकिन वो क्वालिटी वैसी नहीं होगी जो नेचुरली होती है। लेट्स से कि हमारे जो मसल्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं मूवमेंट में। आप अपने मसल से कोई भी काम ले रहे हो, लेट्स से आप रनिंग करते हो, प्लेयर हो, ठीक है, तो आप खेलते रहते हो, तो मसल डेफिनेटली काम करते हैं, लेकिन उसकी भी तो कैपेसिटी है ना कि आप 24 आवर्स तो खेल नहीं ना सकते। लेकिन आप कहेंगे चलिए ठीक है, हम अपनी डाइट अच्छी कर लेते हैं, हम पेन होने लग गई मसल्स में, तो हम ना पेन किलर ले लेते हैं, तो पेन किलर से वक्ती रिलीफ मिलेगा, लेकिन दोबारा से वो मसला वापस आ जाएगा। तो सेम इसी तरह जो नेचुरली मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स हैं वो नेचुरली अवेलेबल है मिट्टी में, लेकिन अगर उसको ओवर यूज़ किया जाएगा और वो मिट्टी में एक टाइम पे वो कम हो जाएँगे, तो फर्टिलाइज़र से वक़्ती तौर पर फ़ायदा होगा, लेकिन वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए फ़ायदा नहीं होगा। तो एक टाइम आने पे जो है, जैसे एक पर्सन है उसको पेन हो रही है, अब वो पेन को ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन वो तो वक़्ती तौर पे तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कितने लंबे अरसे तक वो पेन किलर उसको सपोर्ट करती रहेगी, एक ना एक वक़्त में वो ज़्यादा बीमार हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो इंक्रीज़िंग पॉपुलेशन, इंस्पायर्ड बावजूद ग्लोबल इंक्रीज़, दुनिया में बढ़ने के फूड प्रोडक्शन खुराक के बढ़ने के बावजूद मिलियन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लाखों इंसान जो है वो अंडर नोरिश्ड है। अंडर नोरिश्ड यानी कि खुराक की कमी है उन्हें, इन द ओवर पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के जो ओवर पॉपुलेटेड इलाके हैं, तो वहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन जो है वो ओवर यूज़ करती हैं कुदरती नेचुरल रिसोर्सेज़ को टू ग्रो मैक्सिमम फूड, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुराक को वहाँ पे ग्रो कर सके, ताकि मीट पूरी हो सके, प्रॉब्लम्स ऑफ फूड शॉर्टेज, खुराक की कमी की। अब इट लीड्स टू, ये ले जाती है ड्राई, खुश्क एंड इनफर्टाइल लैंड, बंजर ज़मीन, और जो वसाइल हैं वो क्या हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ओवर यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज़ का ओवर यूज़ करना। अब यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स में फ़ॉरेस्ट भी आ जाएँगे, ठीक है? डिफ़ॉरेस्टेशन अगर होगी ज़्यादा, तो उससे भी आपको पता है कि सॉइल इरोजन होती है, ज़मीन कट जाती है, ज़मीन की सारी मिट्टी उखड़ के बाहर आ जाती है, और वो मिट्टी फिर आपको पता है दरियाओं में जाती है और प्रेशर बढ़ जाता है पानी का, फिर वो सैलाब आते हैं, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करें मिट्टी की, इन सब सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशन में क्रॉप्स कैन नो लॉन्गर बी ग्रोन, तो हम फसलों को मज़ीद ग्रो नहीं करवा सकते, और किस रिज़ल्ट में फ़माइन आएगा, ठीक है? फ़माइन रिज़ल्ट। का इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़ द फूड एड ब्रांच। WFP क्या है? ये यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एड ब्रांच ऐसी शाख है जो मदद करती है फूड सप्लाई करने से रिलेटेड। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी अदारा है जो प्रोवाइड करती है फूड को मोर देन 90 मिलियन पीपल, 80 मुल्कों में 90 मिलियन से ज़्यादा लोगों को ये खुराक जो है ना, फूड जो है वो सप्लाई करती है। फ़माइन जो है वो मे आल्सो बी ड्यू टू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन, जो इंसान की वजह से प्रॉब्लम्स है उस वजह से भी फ़माइन हो सकती है, जैसे वॉर, जंग, या गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज़। जैसे मैंने अभी बताया कि जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं, मुआशी आपको पता है जो प्रॉफ़िट लॉस होता है, नफ़ा नुकसान पैसों का, ये सारी पॉलिटिशियंस जो है पॉलिटिक्स के अंदर जितनी भी रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाते हैं, या जो जंग वगैरह, उस वजह से भी फूड की जो है ना वो शॉर्टेज हो सकती है। तो ये सारे रीज़न्स थे जिस वजह से फ़माइन रिज़ल्ट में आ सकता है। नेक्स्ट है डाइजेशन इन ह्यूमन। अच्छा, डाइजेशन कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड ब्रेक डाउन होती है। तो डाइजेशन के लिए एक सिंपल, जैसे आप कह लो सिनोनिम वर्ड है, ब्रेक डाउन, ठीक है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो इंसान में, ह्यूमन में फूड कैसे ब्रेक होती है, तो वो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ हमने पढ़ना है। तो ये एक मेजर टॉपिक है। इसमें आगे मज़ीद हम पूरे इसके हिस्से देखेंगे कि कौन-कौन से पार्ट्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो कैसे-कैसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ख़ैर, लेकिन पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी नीड डाइजेशन?
हमें खुराक की ज़रूरत है क्यों, खुराक को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है? तो यानी कि ऐसा भी तो हो सकता था ना कि हमने खाना खाया एंड डायरेक्ट वो खाना हमारे सेल्स में चला गया और वो हमारे सेल्स ने उसको इस्तेमाल कर लिया। लेकिन हमारे सेल्स में देखिए, हम जो कुछ भी खाते हैं या जो भी हमारी बॉडी में जाता है, वो हमारे सेल्स में जाता है। सेल्स तक कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है, सही है? लेकिन ब्लड में जाने से पहले वो चीज़ें ब्रेक होती हैं। लेकिन ब्रेक होती क्यों है? तो डाइजेशन की ज़रूरत है क्यों? वो हम देख लेते हैं। तो जो हमारी फूड है ना, हमारी हमारी जो फूड है उसमें प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है? लिपिड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स, बड़े शुगर्स को कहते हैं। तो शुगर्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स ना नॉन डिफ्यूज़िएबल है। डिफ्यूज़िएबल का मतलब होता है पास होना, नॉन नहीं। यानी कि ये मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते। कहाँ पास नहीं हो सकते? ये सेल के अंदर क्रॉस करके जा नहीं सकते। अब देखिए, हमारा जो सेल है ना, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस करके जा सकते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल कैसे? कि जैसे आपने चैप्टर 6 एंजाइम वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स हैं, जब ये टूटते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स निकलते हैं। पॉलीसैकेराइड्स जब टूटते हैं तो इसके अंदर से बहुत सारी शुगर्स निकलती हैं। लिपिड्स जब टूटते हैं तो इसके अंदर से फैटी एसिड्स निकलते हैं। तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। और ये जब कन्वर्ट होते हैं, ये किस में कन्वर्ट होते हैं? सिंपल सब्सटेंसेस में। तो जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जा सकती हैं। लेकिन जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज, ठीक है? तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करवा सकती है। तो इसीलिए इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स। और इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स। तो जो अब देखिए, कॉम्प्लेक्स, हम जो खुराक खा रहे हैं, जो हम फूड ले रहे हैं, वो क्या है? वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उसमें। हाँ, हमारी फूड में सिंपल सब्सटेंसेस भी होते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है, बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन यूजुअली हमारी खुराक में कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हमारे सेल्स तक नहीं जा सकते। उसको जाने के लिए पहले डाइजेस्ट होना पड़ेगा, उसको ब्रेक होना पड़ेगा इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है? तो अब आपको समझ आ गई होगी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, वो सिंपल सब्सटेंसेस में कौन कन्वर्ट करता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमारा मैदा आ जाता है, जिसमें हमारी छोटी आंत आ जाती है, जिसमें हमारा माउथ आ जाता है। वो सारे डिफरेंट पार्ट्स हम डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे देख लेंगे, जो कि इन कॉम्प्लेक्स को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती है, ठीक है? तो व्हाई वी नीड डाइजेशन, इसका आंसर समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि कौन-कौन से स्टेप्स हैं, फेजेज़ हैं न्यूट्रिशन के। बुक आपके सामने होनी चाहिए। अच्छा, तो आपको ना ये टेबल नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको 5 पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्ज़ॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड डेफिकेशन। अब ये पाँचों जो है ना, ये स्टेप्स हैं। स्टेप्स हैं, ये फेजेज़ हैं, स्टेप्स हैं ह्यूमन्स में न्यूट्रिशन के, ग़िज़ा के, ठीक है? सारा प्रोसेस, कैसे खुराक जो है, जब हम फूड को माउथ में लेके जाते हैं एंड देन वो क्या-क्या होता है, फिर सारा वो तमाम प्रोसेस जितना भी है ना, उसको हम 5 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। सही है? तो सबसे पहला स्टेप जो है, अब देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं बता रही कि डाइजेशन के स्टेप्स हैं, ये डाइजेशन के स्टेप्स नहीं है, ये पूरे न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं। पूरा जो प्रोसेस कि हम खुराक लेते हैं, देन वो ब्रेक होती है, डाइजेस्ट होती है, देन वो जज़ब होती है, इस्तेमाल होती है, फिर ये सारा प्रोसेस उसको हमने डिवाइड कर दिया 5 स्टेप्स में, ठीक है? तो अब इंजेक्शन कहते हैं प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। यानी कि लेट्स से आप मटन खा रहे हो, तो वो आप उसको मुँह में लेके जाते हो, आप च्यू करते हो, चबाते हो एंड देन आप उसको निगल लेते हो। तो ये अमल कौन-सा है? इंजेक्शन का। उसके बाद वो नवाला आपके चला जाता है स्टमक में। अब वहाँ पे जाके अमल शुरू अच्छा, डाइजेशन का अमल वैसे मुँह में शुरू हो जाता है, लेकिन ख़ैर डाइजेशन क्या होगा? डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन होना। यानी कि जैसे अभी आपने पढ़ा कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं हमारी खुराक में, वो किस में चेंज हो जाती है? सिंपल सब्सटेंसेस में,
ठीक है। तो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस किस में चेंज हो गई, सिंपल में चेंज हो गई। तो यानी जो मटन था उसमें मटन में प्रोटीन्स होती हैं, तो वो प्रोटीन्स हमारे स्टमक ने तोड़ दी किस में, अमाइनो एसिड्स में। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ने किस में तोड़ दी, अमाइनो एसिड्स में। तो ये कौन सा प्रोसेस है, डाइजेशन। उसके बाद ये जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं ये हो जाएंगे अब्जॉर्ब। तो अब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस जज़ब हो जाएंगे हमारे ब्लड में, ठीक है। अब वो ब्लड किधर होगा, वो हमारी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, वहाँ पे जाके खुराक जो है वो जज़ब होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, वहाँ पे खून की नालियों में वो ब्लड वो जाके खुराक जो है वो जज़ब हो जाएगी। तो इसको सिंपल रखते हैं। आगे हमने उसको इन तमाम इनको ना हमने वन बाय वन बड़ी डिटेल से समझना है। तो अब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड में, जो सिंपल सब्सटेंस है वो ब्लड में चले गए। अब ब्लड से वो सब कुछ किधर जाएगा, सेल्स में जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हमारा हार्ट को जो ब्लड है उसको पंप करता है। तो जब वो ब्लड को पंप करेगा तो उसमें शामिल तमाम सिंपल सब्सटेंसेस हमारे सेल्स को चले जाएंगे। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे सेल में ये चले जाएंगे। अब हमारा सेल जो है इन सिंपल सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करेगा। तो जब इनको इस्तेमाल करेगा, इस प्रोसेस को कहेंगे असिमिलेशन, यानी इस्तेमाल करना। अब वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है, अब देखिए हमारे सेल्स प्रोटीन भी बनाता है जो हमारी सेल को चाहिए, क्योंकि हमारे सेल ने हमारी सेल मेम्ब्रेन को भी मेंटेन करना है। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं। तो हमारे सेल ने प्रोटीन्स भी बनानी है, हमारे सेल ने एंजाइम्स भी बनाने हैं। आपको पता है एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स बनाने हैं, लिपिड्स बना रहे हैं। लेकिन हमारे सेल में जा कौन सी चीज़ें रही हैं, ये सिंपल सब्सटेंसेस। तो हमारा सेल क्या करता है, इसको पहले कन्वर्ट करता है इनटू कम्प्लेक्स। यानी कि हमारा सेल अमाइनो एसिड्स को ले लेगा और खुद उनको जोड़ के, आपको याद होगा चैप्टर 4 में पढ़ा था, राइबोसोम अमाइनो एसिड को जोड़कर क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। सही है। तो इसी तरह से जो सिंपल शुगर्स हैं या फैटी एसिड्स हैं, इनको लेके वो बड़ी शुगर्स और चिकनाई लिपिड्स वगैरह बनाएगा। तो या फिर इन चीज़ों को लेकर वो एनर्जी बनाएगा। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, असिमिलेशन। नेक्स्ट है, लास्ट प्रोसेस है डेफिकेशन। यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें वो तमाम खुराक के हिस्से जो कि हमारे ब्लड में शामिल नहीं हुए, जैसे कि आपने पढ़ा था फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड में शामिल नहीं होते, या बैक्टीरिया वगैरह होंगे, या पूरे अमल के दौरान जो उतरे हुए सेल्स होंगे, या जो कुछ पिगमेंट्स होंगे, मतलब मुख्तलिफ कुछ होगा, वो सारा हम आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो उस यानी कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है हमारी खुराक का, उसका बॉडी से एलिमिनेट हो जाना, निकल जाना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेफिकेशन। ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी इसकी इन तमाम फेजेस की। तो ह्यूमन एलिमेंट्री के नाल, अच्छा यहाँ पे मैंने ना इसकी एग्जांपल्स लिख दी हैं, जैसे कि इंजेक्शन जो है इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हो। डेफिनेशन बुक से करनी है। टेकिंग अ बाइट ऑफ कुक्ड मटन, पका हुआ मटन आप खाते हो, उसको च्यूइंग चबाते हो, और स्वेलोइंग इसको निगल लेते हो। असिमिलेशन की, डाइजेशन की जो एग्जांपल है ना, आप अपनी बुक खोलें 157 पेज पे साइन फॉर्मेशन देखें। तो इसमें जो साइन फॉर्मेशन है, व्हेन वी ईट मटन एंड डाइजेस्ट इज प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, ये डाइजेशन की एग्जांपल आपने कर लेनी है। और अब्जॉर्प्शन की एग्जांपल आप करोगे, अच्छा अब्जॉर्प्शन से पहले सिमुलेशन की तरफ आए। द अमाइनो एसिड जो कि हम हासिल करते हैं मटन से, वो इस्तेमाल होंगे तैयार करने के लिए प्रोटीन्स इन सेल में प्रोटीन्स को तैयार करने के लिए वो क्या हो जाएंगे, इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगी एग्जांपल असिमिलेशन की। और अब्जॉर्प्शन की हम ऐसे करेंगे कि द अमाइनो एसिड, इसी को कर देंगे, द अमाइनो एसिड दैट वी गेट फ्रॉम मटन आर, इसके बाद आपने लिखना है, आर के बाद आप लिखें अब्जॉर्ब्ड, ABSORBED, अब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। ये अब्जॉर्प्शन की एग्जांपल हो गई। लास्ट आ जाता है डेफिकेशन। तो डेफिकेशन की एग्जांपल यहाँ से आप करोगे, द इनडाइजेस्टिबल पार्ट्स लाइक फाइबर फ्रॉम मटन आर एलिमिनेटेड थ्रू फीसिस। फीसिस कहते हैं वेस्ट मटेरियल को जो बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये डेफिकेशन की एग्जांपल हो गई है। ठीक है। चलो रीडिंग की तरफ आते हैं। अच्छा रीडिंग से पहले ना मैं आपको, जो हमारा डाइजेशन का अमल है वो कौन से सिस्टम में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था इसके बारे में। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मुश्तमिल होता है डिफरेंट ऑर्गन्स पे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ना एक लंबी ट्यूब पर मुश्तमिल है जो कि स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी, मुंह के अंदर खाली जगह को ओरल कैविटी कहते हैं। ये ट्यूब जो है ना, ये स्टार्ट से लेकर ये सारी ट्यूब जो है वो फैली हुई है, और इस तरह से ये ट्यूब जो है ना, इस तरह से ये इसमें स्टमक आ जाएगा, ये हमारा लीवर आ जाएगा,
और इसमें हमारी इंटेस्टाइन्स आ जाएंगी और इनस आ जाएगा। तो ये सारा ये ट्यूब जो है ना, ये इस पूरी ट्यूब को हम कहते हैं एलिमेंट्री केनाल, या हम इसे गट, GUT गट भी कहते हैं, या हम इसे फूड केनाल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों नाम इसी के हैं। तो इसके जो पार्ट्स हैं आपको पता चल गया होगा कि इसमें ओरल कैविटी है, इन तमाम पार्ट्स को आप देख लीजिए। इसमें फेरिंग्स है, इसोफिगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट्स हैं। अच्छा, इन पार्ट्स के अलावा ना इनमें कुछ ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स हम उन स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि कोई सिक्रीशन को खारिज करे, कोई केमिकल खारिज करे। जैसे इसमें एक ग्लैंड है पेनक्रियास, ये ठीक है, ये स्टमक के ऊपर पेनक्रियास, लीवर, ये वैसे ऑर्गन तो है लेकिन ये ग्लैंड का काम भी करते हैं। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा यानी कि थूक। तो ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये ख़ास किस्म के केमिकल सिक्रीट करते हैं जो कि हमारी खुराक को हज़म होने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं वो हम आगे जाके, जब आगे हम इन टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। तो रीडिंग की तरफ आते हैं। आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाई वी नीड डाइजेशन, तो फिर आप इसका ये आंसर लिखोगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता है तो आप लिखोगे प्रोटीन्स विच कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, देयर इज अ नीड। ठीक है, प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड लिपिड्स, यहाँ से आप लिखोगे ना यहाँ तक, तब भी ये काफ़ी है इन केस अगर ये शॉर्ट में आ जाता है। तो हमारे जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन, वाटर, साल्ट्स, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड, विटामिन सब चाहिए होते हैं, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर्स और फैटी एसिड जो है वो रेयर हैं, कम है हमारे इन्वायरमेंट में। और इस तरह के सब्सटेंसेस यूजुअली पार्ट होते हैं बड़े मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड्स का, जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ज़रूरत होती है कन्वर्ट करने की इस तरह के लार्ज और नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स को सिंपल और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में। और ये सारा प्रोसेस, ये सब कैसे पॉसिबल है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो यहाँ से डेफिनेशन आ सकती है डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स, या डिफरेंस भी आ सकता है डिफ्यूजिबल और नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस। तो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स दैट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स। इसके एग्जांपल जो मैंने अभी आपको पेश शेयर किया उस पर वहाँ से देख लें। द मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट, मॉलिक्यूल्स के शुरू पे दा लगा के, दैट कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स। इसके बाद यहाँ पे आप हेडिंग दोगे प्रोसेस आफ्टर डाइजेशन। ठीक है, तो हम डाइजेशन के बाद जो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स है डाइजेस्टिव सिस्टम से वो हमारे सेल्स से हमारे सेल्स में आ जाएंगे ब्लड के ज़रिए, वहाँ पर आके ये इस्तेमाल हो जाएंगे एनर्जी हासिल करने के लिए, और हमारे टू सिंथेसाइज आवर ओन स्ट्रक्चर, या हमारे अपने स्ट्रक्चर्स को तैयार करने के लिए। एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे जो इनडाइजेस्टिबल पार्ट है खुराक का, जो कि हजम नहीं हुआ, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है बॉडी से डेफिकेशन के अमल के ज़रिए। ठीक है, तो आपने अपनी बुक पे ना इस पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट कर लेना है इन सिंपल यहाँ से। द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कंप्राइजिंग द फॉलोइंग फेजेस। ठीक है, तो ये जो फेजेस हैं, ये जो 5 फेजेस हैं, इनको पार्ट्स के तौर पे पार्ट्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए ना पार्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन या फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन या स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो सभी में यही आएंगे। इंजेक्शन डेफिनेशन है इसकी, डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल, अब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। अच्छा, अगर आपको किसी को रीडिंग के दौरान स्पीड ज़्यादा लग रही है ना, तो आप सेटिंग में स्पीड को ना नॉर्मल से कम करके सुन लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हजम शुद्ध जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, हजम शुदा खुराक है, उसका चले जाना ब्लड में या लिम्फ। अच्छा, लिम्फ कहते हैं कैसा फ्लूइड जिसके अंदर हमारे सेल्स होते हैं जो कि जरासीमों से लड़ते हैं। असिमिलेशन, इस्तेमाल करना, कन्वर्जन, कन्वर्ट करना, इनकॉर्पोरेशन, शामिल करना जज़ब शुदा सिंपल फूड को कम्प्लेक्स में कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी, जो कि बॉडी का हिस्सा बनाएंगे। डेफिकेशन, इलिमिनेशन, खारिज करना, अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से इलिमिनेट करना, अनडाइजेस्टेड जो हजम नहीं होती। ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इंसान का मुश्तमिल है लंबी ट्यूब पे, जो कि एक्सटेंड फैली होती है माउथ से इनस तक। इस ट्यूब को हम एलिमेंट्री केनाल कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, एलिमेंट्री केनाल की डेफिनेशन आ जाए, आपको गट की डेफिनेशन आ जाए, तो ये सबकी सेम डेफिनेशन है। इसके बाद सेक्शंस इसके सेकंड पॉइंट, आप इसके सेक्शंस का बना लोगे, पार्ट्स का सेक्शंस भी लिख सकते हो, पार्ट्स भी लिख सकते हो। इसमें ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगी। इनके अलावा बहुत से यहाँ पे आप हेडिंग दोगे ग्लैंड्स की, जो कि एसोसिएटेड साथ है एलिमेंट्री केनाल के साथ है। और ये ग्लैंड्स है जी 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है, पेनक्रियाज और लीवर है। ठीक है, तो आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट सेक्शन, दैट इज़ ओरल कैविटी। अल्लाह हाफिज़।